अच्छा ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन जो है वो होमवर्क दिया था वो, या वो क्लास में डिस्कस हो गया था? क्लास में डिस्कस हो गया था ना, तो लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नोट कराएं, लिखिए। फाइंड आउट de Broglie wavelength, find out de Broglie wavelength associate with a charged particle which is accelerated by potential difference कैपिटल V, यानी V, पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। हाँ भाई, क्या आएगा? H अपॉन अंडर रूट 2m/q_v, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। ये आ गया हमारे पास। देखिए, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2m/e होता है काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू होगा Q डेल्टा V। मगर अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये वर्क डन बाय पोटेंशियल और वर्क डन अगेंस्ट पोटेंशियल दोनों हो सकता है, ठीक है। अगेंस्ट होगा यानी रिटार्ड हो रहा होगा तो माइनस साइन होगा, और एक्सलेट हो रहा होगा तो प्लस साइन लेंगे। तो ये मैंने दोनों लिख दिए प्लस माइनस। यानी कहने का मतलब ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जो भी होगी। यहाँ तो आपके इजीली फॉर्मूला बन गया, इनिशियल 0 है ना। मगर कुछ वैल्यू दे भी दी तो आप कैसे सोल्व करेंगे? तो वो इनिशियल प्लस माइनस QV, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखेंगे पॉजिटिव साइन कब लेंगे? जब एक्सलेट हो रहा है, क्योंकि एक्सलेट होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इनिशियल से ज्यादा ही तो होगी। और रिटार्ड हो रहा है तो माइनस साइन लेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो E के है, जो आप काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं वो फाइनल हुई है ना। इनिशियल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल 0 हो गई। एक्सलेट हो रहे इसलिए साइन क्या लेंगे? प्लस QV, यानी ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? QV के बराबर। इज इट क्लियर? तो अब मैं यहां पर रख देता हूं लैम्डा इक्वल टू H अपॉन, ये आ जाएगा अंडर रूट 2m/q_v। Here V पोटेंशियल डिफरेंस और Q जो है वो चार्ज ऑन पार्टिकल। चार्ज ऑन पार्टिकल है। इसका मतलब आपको पार्टिकल का मास और पार्टिकल का चार्ज ये दोनों भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में कई बार नहीं देता है, तो वो भी मैं यहां लिख देता हूं। पार्टिकल चार्ज और रेस्ट मास।
इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कह सकते हैं बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही होता है जो न्यूक्लियस से इमिट होता है, बट न्यूक्लियस में कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। जब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डीके होता है तब ये बीटा पार्टिकल इमिट होता है। चार्ज इलेक्ट्रॉन का वही बीटा पार्टिकल करेगा -e, यानी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन, प्रोटॉन ये न्यूक्लियस 1H1, प्रोटियम न्यूक्लियस ही कहलाएगा क्या? प्रोटॉन। ठीक है, तो अब प्रोटियम न्यूक्लियस यानी 1H1 में से इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो केवल बचा रह गया प्रोटॉन। इसका चार्ज होता है प्रोटॉन पे +e, और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो अप्रोक्सीमेट 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्विवेलेंट होगा। ड्यूटेरॉन, ड्यूटेरॉन होता है न्यूक्लियस 1H2, और इसमें 1 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन ही रह गया। ठीक है, क्योंकि ड्यूटेरियम न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन तो हट ही गया इसका, तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, सो इस ड्यूट्रॉन का चार्ज होगा +e। मास की बात करें तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मास हमें अप्रोक्सीमेट इक्वल टू प्रोटॉन कह सकते हैं, सो ड्यूट्रॉन का जो मास होगा वो अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। रियलिंग में न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन बना होता है 2 डाउन 1 अप से, और प्रोटॉन बना होता है 2 अप 1 डाउन से। डाउन क्वार्क का चार्ज अप क्वार्क के चार्ज, सॉरी डाउन क्वार्क का जो मास है वो अप क्वार्क के मास से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। फोर्थ पॉइंट है वो है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है? डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम, या फिर कह सकते हैं न्यूक्लियस 2He4, हीलियम न्यूक्लियस कह सकते हैं। अब हीलियम न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में कोई इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं। ठीक है, तो फिर हीलियम न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, सो प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, सो अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो गया +2e। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अप्रोक्सीमेट 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होगा। ये हो गया नोट। फाइंड आउट lambda alpha particle upon lambda proton when both have same फर्स्ट पार्ट है लीनियर मोमेंटम।
सेकेंड पार्ट है स्पीड, थर्ड पार्ट है काइनेटिक एनर्जी, और फोर्थ पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। हो गया सॉल्व? क्या आंसर आ रहा है? फर्स्ट 1:1, सेकेंड 1:4, थर्ड 1:2 और फोर्थ 1:2√2। कितनों क्या आ रहा है यहां तक आंसर? वेरी गुड। देखिए +4 मार्क्स। लीनियर मोमेंटम की बात करें तो ये हमें पता है कि लैम्डा इक्वल टू h/p है, और यहां पर मोमेंटम सेम है, h सेम है, तो फिर लैम्डा भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। लैम्डा सेम हो गया, और लैम्डा सेम है इसलिए आप रेशियो निकालेंगे तो λ1 यानी लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन, यह आ जाएगा 1:1। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू रेशियो क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा दोनों के लिए, मोमेंटम सेम है, h सेम है। नेक्स्ट स्पीड की बात करें तो यहां देखिए लैम्डा इक्वल टू h/mv। स्पीड कांस्टेंट है यानी सेम है, तो ये दोनों तो सेम हो गए, तो रेशियो निकालेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/v, सॉरी 1/m, भी तो सेम कर दिया ना, 1/m। तो यहां पर हमारे पास आ गया लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा p इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा, और ये हो गया 1/4, क्योंकि अल्फा का मास प्रोटॉन का 4 टाइम्स है। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी सेम कर दिया, यानी लैम्डा इक्वल टू h/√2m/e(k) की फॉर्म में लीजिए फॉर्मूला, जिसमें काइनेटिक एनर्जी आ रही है। ये काइनेटिक एनर्जी सेम कर रखा है, 2 कांस्टेंट h कांस्टेंट। ठीक है, तो फिर मैं इसे कह सकता हूं कि यहां लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√m हो गया। ठीक है, तो अब ये रेशियो हो गया हमारे पास, सो लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा अंडर रूट में, और ये वैल्यू होगी 1/2, क्योंकि 1/4 का रूट लेंगे 1/2 आ गया। नेक्स्ट है लैम्डा इक्वल टू h/√2m/q(v). पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है, 2 कांस्टेंट h कांस्टेंट। तो यहां से आप देखें तो क्लियर दिख रहा है लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√m(q). अब इसमें हम रेशियो कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, सो लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन इक्वल टू अंडर रूट
मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा इनटू चार्ज ऑन प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑन अल्फा, और ये रेशियो हो गया देखिए 1/4 इंटू 1/2, सो 1/2√2, क्योंकि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल नहीं होता है। कोई कंफ्यूजन? हो गया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड आउट de Broglie wavelength associate with an electron. De Broglie wavelength associate with an electron which is accelerated by potential difference V, capital V, from rest, capital V from rest। हाँ भाई, ये वैसे फॉर्मूला डायरेक्ट याद भी होगा। कितना आंसर है? 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम में, ध्यान नहीं रखना है। वेरी गुड, क्योंकि देखिए इसमें लैम्डा ई इक्वल टू तो हो गया हमारे पास h अपॉन अंडर रूट 2m/q_v, ठीक है। अब आपको ये क्लियर है कि फॉर इलेक्ट्रॉन की बात करें, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और H की वैल्यू हमें पता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये वैल्यू रखेंगे तो रखने पर, सोल्व करने पर ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लैम्डा ई इक्वल टू, ठीक है। ये तो देखिए लैम्डा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो सभी चार्ज पार्टिकल के लिए लगेगा, पर जब आप ये वैल्यू रख देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए ही रहेगा, अप्रोक्सीमेट अंडर रूट 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम में, या फिर अप्रोक्सीमेट 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। और इस फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन करने के बाद भी आंसर तो ये वही आएगा, तो इसलिए हमें डायरेक्ट ही याद रखना है। अच्छा, V यहां पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट। अब एक मिनट ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, लिखा था लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m के, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी, तो उसमें से E हटा दीजिए, क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। मगर वो काइनेटिक एनर्जी उसी इंस्टेंट पर लीजिए जिस इंस्टेंट पर आपसे पूछा गया है, मतलब वेवलेंथ जिस टाइम पे दे रहा है उसी टाइम की, यानी कहने का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे हम, ठीक है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है V, तो आप काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन E ले सकते हैं इसके अंदर, ये पोटेंशियल रखने के लिए। और यदि पोटेंशियल आ गया, काइनेटिक एनर्जी लाना है तो उसको E से मल्टीपल कर देंगे। अब बात आती है ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए मेरे पास आया फाइनल काइनेटिक एनर्जी एग्जांपल के लिए 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं किसी इलेक्ट्रॉन को यदि रेस्ट से एक्सेलरेट करता हूं
तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाना पड़ेगा, 300 वोल्ट, क्योंकि हमने ये जो फॉर्मूला लिया है ना, ये तो कहां से लिया है, रेस्ट से। तो इसलिए हम बस फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई ई कर देंगे इसके लिए, जब वोल्टेज निकालना होगा। कोई कंफ्यूजन में तो नहीं, ठीक है ना। हाँ, नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूले में भी तो रेस्ट वाला ही लगेगा, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी। यह लिख दिया ना मैंने, फाइनल। अब उसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और उसने कोई और पोटेंशियल भी दे रखा है, तो हमने आपको बताया था याद हो तो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस माइनस ईवी। उससे आपने पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, वो तो उसके दिए गए इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, मगर उतनी एनर्जी मुझे इलेक्ट्रॉन की यदि एक्सलेट करके लाना होता तो मुझे पोटेंशियल इतना ही लगाना पड़ता। समझ मारी बात। जस्ट लाइक एग्जांपल समझिए कि भाई कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है, 200 इलेक्ट्रॉन। और इसको मैंने क्या किया, अब 50 वोल्ट पोटेंशियल लगा के फिर एक्सेलेट करा दिया। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 250। 250 होगी ना। तो अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर अब आप इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो, तो मैं 50 वोल्ट तो लूंगा, उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, 250, वो लेनी रहेगी। अब वो लेनी रहेगी तो फॉर्मूला था हमारे पास लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के, यहां वो वैल्यू रखूंगा। पर अब मेरे तो कैलकुलेशन में फिर वापस टाइम लगा, तो मैंने ये फॉर्मूला याद कर रखा है ना, तो इससे ये वाला जो वोल्टेज है ये कौन सा है, जब मैं इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से स्टार्ट करूं। तो अब देखो, रेस्ट से आप उसको 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पहुंचाना चाहो तो कितना वोल्टेज लगाना होगा, 250। अरे 50 पे कैसे 250 तक पहुंच जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को मैं रेस्ट से एक्सेलेट करूं और उसकी काइनेटिक एनर्जी 250 पहुंचाना चाहूंगा तो कितने लगाना पड़ेगा, 250। सो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी बस उसमें से ई हटा दो, तो जो वोल्टेज आएगा ना वो यहां रख देंगे इस फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूला अपना काम आ जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से है, देखिए लिख रखा है ना। और उसने इनिशियल दे रखा हो तो पहले तो आप फाइनल लाओ, जो फाइनल वाली कंडीशन मैंने बताई दी थी। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं इसमें। और ऐसा नहीं करते हो तो फिर स्टार्ट यहां से करोगे तभी आपका सही आंसर आएगा, पर यहां से करने पे तो आप अच्छी तरह जान रहे हो कि कैलकुलेशन में टाइम बहुत लग जाएगा। तो ये ट्रिक में ये सही है कि ये अपने लिया और इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें ये सब बातें आ जाएगी, देखें कितने उन चीजों को पकड़ पाया कितने नहीं, वो आंसर के अकॉर्डिंग पता लगेगा, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अब। An electron accelerate an electron accelerate between 2 points A and B from rest. If potential on point A, and B are 200 volt and 600 volt respectively, find out de Broglie wavelength of electron at point B. हाँ, वैल्यू बताइए आप तो क्या आ रही है, जो भी आपका आंसर आ रहा हो, करेक्ट या इनकरेक्ट उसे थोड़ी देर बाद बताएंगे।
हाँ बोलो भाई, क्या आ रहा है आपका आंसर? 0.613 एंगस्ट्रॉम। और इसके अलावा आ रहा है क्या? नहीं, ये आ रहा है। कितनों क्या आ रहा है ये आंसर? वेरी गुड, सही आंसर है, +4 मार्क्स। देखिए, लैम्डा ई इक्वल टू 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। अब ये v यहां पर जो है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो vb माइनस va। vb आपको दे रखा है 600 माइनस 200, तो ये हो गया 400 वोल्ट। ये वैल्यू अब यहां रख देते हैं। तो लैम्डा ई इक्वल टू 12.27 अपॉन √400 एंगस्ट्रॉम में। तो ये 12.27 अपॉन 20 एंगस्ट्रॉम, जो कि अप्रोक्सीमेट 0.613 एंगस्ट्रॉम हो गया। ठीक है, तो 2 पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल हमें डिफरेंस लेगा, क्योंकि उस डिफरेंस के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और वही उसको एक्सेलरेट कराएगा, ये रिटार्ड कराएगा। ठीक है, मगर अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात आती क्यों डिफरेंस लेके हमने बस वही लिया, क्योंकि ये स्टार्ट फॉर्म रेस्ट है। देखो दिख रहा है ना, अभी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या है? 0 है। तो फिर जब ये स्टार्ट फॉर्म रेस्ट है तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वही आएगा इसके अंदर। अगला पॉइंट पे लिखिए क्वेश्चन। ए, चलिए चेक कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं। बोलो। देखो, ये 2 पॉइंट है ए और बी, क्वेश्चन में ये दिया ना। ए पे कितना पोटेंशियल दिया? 200 वोल्ट, 600 वोल्ट। 200 हाई है या 600 हाई है? 600। तो ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई टू लो, इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को कहां बैठा दें? यहां पे स्टार्ट करते हैं, यहां से इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं। तो इसमें फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, अपोजिट लगेगा? अपोजिट। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ पाएगा क्या? नहीं आएगा। अब वो कह रहा है कि बी पे पहुंच रहा है, बी पे पहुंच रहा है, तो यदि इलेक्ट्रॉन यहां रखता हूं तो इस फोर्स के कारण पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब स्टार्ट कहां से हुआ? ऐसे। बात क्लियर? नो डाउट। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड आउट इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। फाइंड आउट इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। फर्स्ट ऑप्शंस लिखते हैं। 0.1, 0.1227 और कोई आ रहा है आंसर? ये आ रहा है? कितनों क्या आ रहा है ये आंसर? वेरी गुड, करेक्ट आंसर यही है, +4 मार्क्स। क्योंकि इसमें देखिए, लैम्डा ई इक्वल टू 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम में। अब मुझे वोल्टेज चाहिए, तो हमने आपसे कहा था कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा? E के जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन E। तो यहां कितना दे रखा? देखिए 10 किलो दे रखा है। तो ये 10 किलो यानी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन E। सो E तो हट जाएगा और ये 10⁻⁴ वोल्ट आ गया। बहुत ईजी,
इलेक्ट्रोवोल्ट दे रखा है, ई हटा दीजिए, वोल्ट में आ जाएगा, वोल्ट में है तो ई से मल्टीपल कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 12.27 अपॉन अंडर रूट 10⁴, 0.1227 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, if de Broglie wavelength of electron is 0.2 angstrom, 0.2 angstrom, find out its kinetic energy. Find out its kinetic energy. हाँ, क्या आ रहा है? फर्स्ट कितना आ रहा है? 2500। अच्छा, 3500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, 3750 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3760 भी आ रहा है क्या? ठीक है, वो तो 50-60 तो 5-10 तो छोड़ दो, है ना। हाँ भाई, और कोई डाउट? इसके अलावा आ रहा है कि किसी का कोई आंसर नहीं? फर्स्ट कितनों का आंसर आ रहा है? फर्स्ट आ रहा है क्या? नहीं। सेकंड कितनों का आ रहा है? करेक्ट आंसर है सेकंड। बस तो बहुत वेरिएशन आ रहा है, इतना नहीं आएगा, है ना। ठीक है, +4। देखिए यहां पर हम कैलकुलेट करें तो ये देखिए, लैम्डा ई इक्वल टू अंडर रूट 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू रख दीजिए 0.2 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू अंडर रूट 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो गया, स्क्वायर करते हैं बोथ साइड तो ये 4 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू कितना आ गया? ये 150 अपॉन वी। सो यहां से v इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 150 यानी 15,000 डिवाइडेड बाई 4, 3750 वोल्ट। ठीक है, अब ये वोल्ट आ गया, इससे हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बताया था ई वी, तो ये कितना हो जाएगा? 3750 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं हुई? तो ये नहीं आपको वेवलेंथ दे रखी तो भी आप इस फॉर्मूले से काइनेटिक एनर्जी ला सकते हैं, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी दे रखी तो भी आप वेवलेंथ ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिखिए, when kinetic energy of electron is E, capital E, then its de Broglie wavelength is 1 angstrom.
is 1 angstrom. What amount of energy should be added to its kinetic energy? Repeat कर रहा हूं. What amount of energy should be added to its kinetic energy so that its de Broglie wavelength becomes 0.5 angstrom. क्या आंसर आ रहा है? 3. कंफर्म. कितनों के आंसर आ रहा है? 3. वेरी गुड. +4 मार्क्स. 3 जिनके भी आंसर आ रहा है. क्योंकि देखिए यहां पर हम कैलकुलेट करें तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m/e². ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन √e², और e के प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर. सो अब रेशियो निकालने E2 अपॉन E1, तो ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 होल स्क्वायर. लैम्डा 1 है 1 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 2 है 0.5 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर. तो कितने टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स. यानी E2 की वैल्यू हो गई 4 टाइम्स ऑफ E1, और E1 इज E, तो 4E हो गया. अब ये कह रहा है एडिशनल एनर्जी. जब भी किसी एडिशनल एनर्जी की बात कर रहा हो, यानी एनर्जी ऐड कर रहा है या सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या किया जा रहा है? चेंज. सो चेंज इन एनर्जी डेल्टा E आपसे फाइंड कराया गया है, वो है E2 माइनस E1. 4E माइनस E, ये हो गया 3E. ई तो ऑलरेडी थी ना, जो हमने एडिशनल किया, तो वो एडिशनल चेंज इन एनर्जी आ गया. कोई कंफ्यूजन इसमें? अरे कंफ्यूजन है बच्चों? नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है भाई, एक जैसा क्वेश्चन होगा नहीं, हर एक में अलग अलग कंसेप्ट होगा. ठीक है ना? और ये सभी वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, या तो आपके बुक में, मॉड्यूल में, क्रॉप में, या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है. ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को ले रहे हैं. ये ए पॉइंट है और ये बी. यहां इलेक्ट्रॉन यहां से जब पास हो रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी वो है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इस प्लेट को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और फिर इस प्लेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया. ये वोल्टेज है 100 वोल्ट. पहले यहां तक नोट कर लें, फिर लिखाते हैं ऐसा आगे.
हो गया नोट? ठीक है, लिखे भाई। इफ काइनेटिक एनर्जी of electron at point A is 1 kilo electron volt, 1 kilo electron volt, then find out 1 kilo electron volt. ठीक है, then find out its de Broglie wavelength at point B. At point B. बी पॉइंट पे आपको इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है। हो गया सॉल्व? बताइए। 1.25 1.225 एंगस्ट्रॉम। और कोई आंसर आ रहा है? 0.409। और कोई आंसर आ रहा है? नहीं। फर्स्ट कितनों के आंसर आ रहा है? 1 2। सेकंड कितनों के आंसर आ रहा है? करेक्ट आंसर है सेकंड। फर्स्ट इनकरेक्ट है ना? सेकंड जिनका आ रहा है उसी में +4 मार्क्स आएंगे, है ना? देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट है, तो ये क्या हो गया? हाई पोटेंशियल, और ये हो गया लो पोटेंशियल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा, ये रिटार्ड करेगा। तो अब हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालें, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और हमने कहा था प्लस या माइनस साइन लेंगे, वो एक्सेलरेट या रिटार्ड। तो यहाँ रिटार्ड हो रहा है तो कौन सा साइन लेंगे? माइनस। ये क्या हो गया? ई वी, जो आपने अप्लाई किया है। क्लियर बात? ये जो हमने अप्लाई किया है, क्लियर हो गया? अब ये हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल को मैं ई के लिख ही सकता हूं। ये हो गया हमारे पास इनिशियल कितना है? 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बन गया। क्योंकि वोल्टेज कितना दे रखा है? अप्लाई वाला वी अप्लाई आपको दे रखा है 100, तो ये हो गया हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास 900 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको पोटेंशियल निकालना है V, तो बताया था हमने E के फाइनल अपॉन E। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है? 900 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन E, सो ये आ गया 900 वोल्ट। इज इट क्लियर? क्योंकि ये पोटेंशियल हमें निकालना है स्टार्ट से रेस्ट से कहां तक? 900 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एक्सेलरेट करना है, तो 900 वोल्ट ही लगाना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? अब यहां अब फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, लैम्डा ई इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम में। तो 12.27 अपॉन अंडर रूट कितना हो गया? 900 का कितना बन जाएगा? 30। सो डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.409 एंगस्ट्रॉम। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब इसी में देखिए बैटरी के टर्मिनल यदि ये चेंज कर देगा तो फिर वो ऐड हो जाएगा।
क्योंकि इधर हो गया लो पोटेंशियल, उधर हाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं है? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने फाइनल निकाल लिया। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये, जब मैं इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से एक्सलेट करूं तो कितना वोल्टेज लाना पड़ेगा मुझे, 900। तो फिर 900 वोल्टेज लेते हुए मैं उस फॉर्मूले में लगा सकता हूं, क्योंकि वो फॉर्मूला तो किसके लिए, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है ना? तो इसीलिए तो हमने कहा कि जो फाइनल आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए जिस भी कंडीशन में आ रही, और उसमें से फिर ई आप हटा दीजिए, तो आप वो पोटेंशियल आ जाएगा जो फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर सकते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A charged particle ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा चार्ज Q एंड मास M, चार्ज Q एंड मास M। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दें, आगे लिखिए। हाँ, वो सब बताना तो पड़ेगा ना यार, है ना? हाँ, तो देखिए वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं। A charged particle enter in a uniform magnetic field. A charged particle enter in a uniform magnetic field. ठीक है, अब यहां भी ब्रैकेट में लिखिएगा B, कैपिटल B। ठीक है, then radius of its circular path is r, small r। ठीक है, find out its de Broglie wavelength, find out its de Broglie wavelength। करिए, वैसे ये मैक्सिमम को पता होगा, है तो, है ना? हाँ, क्या है ये, H अपॉन QBR। वेरी गुड, +4 मार्क्स डायरेक्ट है ये। देखिए, ये चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है तो इसका पाथ कैसा हो जाता है, सर्कुलर। क्यों? क्योंकि जो इसकी वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB। साइन 90 होने के कारण साइन 90 इज 1 हो चुका है ना? ठीक है, यही देगा रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स। सो MV स्क्वायर अपॉन R किसके बराबर हो गया, QVB। एक V कैंसिल हो गया यहां से, तो ये आ गया हमारे पास MV इक्वल टू QBR। हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है, तो लैम्डा इक्वल टू H अपॉन MV हो गया। यहां पर पार्टिकल की देखिए वेलोसिटी नहीं बताई गई थी, देखिए क्वेश्चन में कहीं भी, इसीलिए हमें MV की वैल्यू यहां से निकल के इसमें रखनी पड़ रही है। यदि वो डायरेक्ट वेलोसिटी यानी स्पीड बता देता तो हमें इसे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो डायरेक्ट हम H अपॉन MV में ही रख देंगे। ठीक है, अगर नहीं दे रखा है इसलिए H अपॉन MV की जगह रखा हमने QBR। अभी मान लीजिए पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है, तो फिर चार्ज कितना होगा, +2E। दिखाया था अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है +2E। ठीक है, प्रोटॉन होगा तो फिर +E रहेगा। और दूसरा ध्यान दीजिएगा, इसमें सारे डेटा किस में लेंगे आप, SI यूनिट में, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो SI यूनिट में होगा, इसलिए आपको सारे डेटा SI यूनिट में लेना होगा। यानी रेडियस आपको किस में लेनी होगी, मीटर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, लिखिए फर्स्ट, when electron move opposite to the direction of electric field, when electron move opposite to the direction of electric field, then its de Broglie wavelength, increase। सेकंड लिखिए, when electron enter perpendicular to magnetic field, then its de Broglie wavelength unchanged। थर्ड लिखिए, when electron move along the direction of electric field, then its de Broglie wavelength increase। फोर्थ लिखिए, when electron move along the direction of magnetic field, then its de Broglie wavelength unchanged। हाँ भाई, कौन सा आंसर आएगा? फर्स्ट कंफर्म? कितनों का आंसर है फर्स्ट? वेरी गुड, करेक्ट आंसर है, +4 मार्क्स। अब देखिए फर्स्ट वाले पार्ट पर हम देखें, ठीक है, आंसर करेक्ट है मतलब स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना। इसमें दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायरेक्शन में लगा लेता हूं और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो इस पे फोर्स देखो किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है ना। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्सलेट होगा। एक्सलेट होगा तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h/mv से आप देखो स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। जबकि कह रहा है वेवलेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट की बात करें तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, और जब परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो इसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी तो चेंज होती है, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। अब जब ये कांस्टेंट है तो फिर लैम्डा इक्वल टू h/mv में देखिए ये कांस्टेंट हो गया, यानी सेम, ये सेम है, ये सेम है, सो लैम्डा क्या रहेगा? सेम रहेगा। कोई कंफ्यूजन? तो इसका मतलब सेकंड वाले में तो क्या रखा है? लैम्डा सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा, सही है, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ में हम लेते क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट है थर्ड वाले पॉइंट पे आ जाएं, तो थर्ड वाले पॉइंट में दे रखा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है,
तो इसमें फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिटार्ड। रिटार्ड होगा तो इसकी वेलोसिटी यानी स्पीड क्या होगी, कम। स्पीड कम होगी तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ से आप देखें h/mv, यदि आप वेलोसिटी स्पीड को कम करेंगे तो वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो थर्ड सही है। ठीक है स्टेटमेंट। अब फोर्थ वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं आप। तो फोर्थ वाले स्टेटमेंट में देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी और इसमें एंगल क्या हो गया, जीरो। फोर्स होता है F = QVB sin थीटा। अब यहां थीटा एंगल क्या हो गया, जीरो। सो फोर्स इज जीरो। अब जब फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। अरे जब फोर्स ही नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो है तो फिर वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो लैम्डा = h/mv से आप देखें तो ये सारी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट यानी अनचेंज्ड। तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है। कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। देखिए इन सब क्वेश्चंस के थ्रू बस केवल हम कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर तो हमने बता ही दिया ना, लैम्डा = h/p/mv या 2me के, और दूसरा फिर बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन जिसमें खत्म हो जाएगा। मगर ये कि सारे कंसेप्ट इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप कैसे करेंगे। तो अब नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम इसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कनेक्ट कर रहे हैं इसे। क्वेश्चन कनेक्ट होकर आया हुआ भी था, ठीक है ना, तो उस पर आते हैं। नोट कराएं, लिखिए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट ऑन emitter plate of work function, इंसिडेंट ऑन emitter plate of work function, ब्रैकेट में लिखेंगे phi, then electron are emitted, then electron are emitted। ठीक है, find out de Broglie wavelength associated with emitted electron, find out de Broglie wavelength एसोसिएट विद इमिटेड इलेक्ट्रॉन। यहां मैं आपको ऑप्शंस भी दे रहा हूं। फर्स्ट हो गया लैम्डा डी ग्रेटर देन इक्वल टू h/√2m/hc/λ-5। सेकेंड है लैम्डा डी लेस देन इक्वल टू h/√2m/hc/λ-5। थर्ड है लैम्डा डी इक्वल टू h/√2m/hc/λ-5। और फोर्थ है लैम्डा डी इक्वल टू लैम्डा। कौन सा आंसर आ रहा है, फर्स्ट कंफर्म। क्यों आएगा ये फर्स्ट, ग्रेटर देन क्यों आएगा, हाँ क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उससे कम, और जब एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो बिल्कुल सही आंसर है, +4 मार्क्स, वेरी गुड।
देखिए लैम्डा डी इक्वल टू हो गया एच अपॉन अंडर रूट 2m/e²। अब बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा hc/λ-5, क्योंकि सभी इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। एक मैक्सिमम एनर्जी या उससे कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन ही इमिट होंगे। इज इट क्लियर? या तो इन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होगी या फिर इससे कम होगी। ठीक है, तो यहां पर आ गया हमारे पास लैम्डा इक्वल टू, देखो इसके बराबर होगी तो इक्वल टू साइन आएगा, h अपॉन अंडर रूट 2m/hc/λ-5 जब इक्वल हुई तो। ठीक है, मगर यदि ये एनर्जी कम हुई तो वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी, सो ग्रेटर देन भी होगी। अब बात यहां पर है कि इसने केवल इमिटेड इलेक्ट्रॉन बोला है, ये नहीं बोला कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बताइए। यदि ये कह देता फाइंड आउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएट विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, तो फिर आंसर कौन सा जाता? थर्ड। ठीक है, मगर इसने केवल इमिटेड इलेक्ट्रॉन बोला तो सभी रेंज हो सकती है, जीरो से और मैक्सिमम तक, यानी जीरो तो नहीं होगी क्योंकि हमने आपको पहले बताया डी ब्रॉगली वेवलेंथ किससे एसोसिएट होती है? मूविंग इलेक्ट्रॉन से। अच्छा, क्वेश्चन लिखे पहले अपन और बाद में लिखेंगे इसे। लिखिए क्वेश्चन। A stationary heavy nucleus breaks into two fragment nuclei. If ratio of speed of fragment nuclei, if ratio of speed of fragment nuclei is 2:3, then find out ratio of de Broglie wavelength of fragment nuclei. Then find out ratio of de Broglie wavelength of fragment nuclei. वन इज टू वन कंफर्म। क्यों होगा? मोमेंटम कंजर्व रहेगा। वेरी गुड, +4 मार्क्स, क्योंकि यहां पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लिखिएगा इन स्पॉन्टेनियस इवेंट लीनियर मोमेंटम आर कंजर्व्ड। क्यों कंजर्व्ड होता है? बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स इज 0, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, अब लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी से देखें, यानी p, h अपॉन p। तो अब लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, h कांस्टेंट, तो ये लैम्डा क्या रहेगा? सेम रहेगा। और लैम्डा सेम रहेगा तो रेशियो λ1 अपॉन λ2 इज 1:1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने के पहले एक कंसेप्ट भी बता देते हैं। मैं उस और इधर एक जैसा सिमिलर लेके चल रहा हूं, है ना। तो पहले स्पेशल पॉइंट को डिस्कस कर देते हैं, फिर क्वेश्चन लेते हैं, ताकि मैटर क्या होगा, इधर उधर में आगे पीछे नहीं हो, है ना। तो लिखिए स्पेशल पॉइंट। फर्स्ट, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, valid for photon and material particle। देखिए, फोटोन वो जिनका रेस्ट मास क्या होता है, 0, और मेटेरियल पार्टिकल जिनका रेस्ट मास 0 नहीं होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब मेटेरियल पार्टिकल, इनका रेस्ट मास होता है। ठीक है, क्लियर की बात है। ये दोनों पर ही हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रख दे। फोटोन का मतलब तो रेस्ट मास 0, यहां लिख देता हूं, और मेटेरियल पार्टिकल का मतलब रेस्ट मास नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात, ठीक है। और ये फॉर्मूला आप दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, मोमेंटम P इक्वल टू E बाई C, वैलिड फॉर ओनली फोटोन। ये फोटोन पर ही अप्लाई होगा, नॉट फॉर मेटेरियल पार्टिकल। इसे आप मेटेरियल पार्टिकल पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मेटेरियल पार्टिकल की स्पीड कभी भी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं होती। ये उन्हीं के लिए रहेगा जिनकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है, और स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल उनकी ही स्पीड हो सकती है जिनका रेस्ट मास 0 हो, यानी फोटोन। थर्ड, मोमेंटम P इक्वल टू √2mE_k, वैलिड फॉर ओनली मेटेरियल पार्टिकल। नॉट फॉर फोटोन। ये आप फोटोन के लिए नहीं लगा सकते, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, इसलिए इसकी न तो काइनेटिक एनर्जी होती है और न ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उसी की हो सकती है जिसका रेस्ट मास हो। फोटोन क्या है, केवल पैकेट ऑफ एनर्जी है, इसलिए सिर्फ हम फोटोन के लिए एनर्जी ही बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी या रेस्ट पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलते। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वर्ड आप केवल किसके लिए यूज कर सकते हैं, मेटेरियल पार्टिकल के लिए। तो ये केवल मेटेरियल पार्टिकल पे ही लगेगा, फोटोन पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो कौन सा फॉर्मूला किसके लिए लगता है ये सारी बताइए, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, इसमें नहीं है। तो अब जैसे देखिए, मैं यहाँ एक कंसेप्ट समझाने के पीछे रीजन ये ले रहा हूं। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बताई थी, याद हो तो 10 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट बताई थी ना। तो एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ को कंफ्यूजन हो जाता है और ये बात पूछ लेते हैं कि सर वो 12,400 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन ई से भी तो सोल्व कर सकते हैं। तो बात समझिएगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी दोनों के लिए वैलिड है। अब बात करूंगा मैं फोटोन के लिए, तो एच अपॉन पी को लिखूंगा ई अपॉन सी। ये केवल फोटोन के लिए ही लिख सकता हूं, मेटेरियल पार्टिकल के लिए नहीं लिख सकता। सी ऊपर आएगा, एच सी अपॉन ई हो गया, और फिर एच सी की वैल्यू हमने लिखी 12,400 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन एनर्जी ई। ये एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट में लेनी है, मगर ये एनर्जी किसकी होगी, फोटोन की। मेटेरियल पार्टिकल पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। बात समझ में आ रही?
कोई डाउट तो नहीं? ऐसे कैसे ही आप लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी दोनों पर लगा सकते हैं, मगर एच अपॉन अंडर रूट 2 के अब ये फोटोन पे नहीं लगेगा। किसके लिए लगेगा? मटेरियल पार्टिकल। तो याद हो तो हमने लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, फिर एच अपॉन एम वी, एच अपॉन अंडर रूट 2 के, तो सारे क्वेश्चन मटेरियल पार्टिकल के ही किए थे। अब मगर हम मिक्स करके ले रहे हैं फोटोन एंड मटेरियल पार्टिकल, तो कौन सा फॉर्मूला किस पे लगेगा, अब बात क्लियर होगी? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बोलो। ओनली एनर्जी, एनर्जी, क्योंकि फोटोन क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी तो है। फोटोन आपने क्या किया, ये जो रेडिएशन आ रही थी, रेडिएशन क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी को आपने क्या किया? क्वांटाइज कर दिया, और वो एनर्जी की क्वांटा को नाम दे दिया आपने फोटोन। तो फोटोन है क्या? पैकेट ऑफ एनर्जी है। लिखिए क्वेश्चन। एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, ब्रैकेट में लिखिएगा कैपिटल ई, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, then relation between wavelength of photon, wavelength of photon, ब्रैकेट में लिखेंगे लैम्डा पी, एंड wavelength of electron lambda e will be, ठीक है। अब मैं यहां ऑप्शंस दे रहा हूं आपको। फर्स्ट ऑप्शन ए, लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी इक्वल टू 1 अपॉन सी अंडर रूट ई अपॉन 2m। बी ऑप्शन से लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट 2m अपॉन ई। सी ऑप्शन से लैम्डा पी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ई स्क्वायर। डी ऑप्शन से लैम्डा ई प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पी स्क्वायर। फर्स्ट only A, second only B, third only B and D, fourth only A and B। हाँ भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट, हाँ भाई, फर्स्ट कितनों क्या आ रहा है आंसर? एक। सेकंड कितनों के आंसर आ रहा है भाई? एक के आ रहा है। फर्स्ट है, फर्स्ट आ रहा है। कितनों के आ रहा है आंसर पहले बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हो गए है ना। सी, अरे तो मैं तो पूछ रहा हूं ऑप्शंस 1 2 3 और 4 में से कोई सेलेक्ट करोगे ना। वो आप बताओ। नहीं आ रहा? चलिए,
अब कौन सा आ रहा है? फोर्थ आ रहा है। अब कौन सा आंसर आ रहा है? फोर्थ आ रहा है। कन्फर्म? सही है, ठीक है। क्योंकि पहले ये डी था, तो ए एंड डी वो नहीं हो सकता, बी तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, बी एंड डी पॉसिबल नहीं है, तो फिर ओनली ए। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ओनली ए था। मगर अब यहां ध्यान दीजिएगा, ए एंड सी कर लीजिए। मैंने इसलिए गलत लिखा, अगर चेक कर लेते हैं, देखें रटा हुआ तो नहीं है कहीं, है ना? तो बिल्कुल सही जवाब है, कंसेप्ट बिल्कुल सही है, ध्यान दे लें। ये ए एंड सी कर लीजिए भैया। कर दिया फोर्थ पे, क्योंकि मैं फोर्थ पे अब टिक कर रहा हूं, है ना? ए एंड सी। क्योंकि देखिए लैम्डा फोटोन हम निकालेंगे तो ये एच अपॉन पी, और पी फोटोन के लिए क्या लिख सकता हूं? ई बाई सी। तो ये हो गया हमारे पास ई, और सी ऊपर आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। नेक्स्ट है मेटेरियल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो ये एच अपॉन पी, मगर पी की जगह क्या लिखूंगा? 2me। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो ऐसा इसके लिए क्यों लिख रहे हैं और ऐसा इसके लिए क्यों लिख रहे हैं वो समझ में आ ही गया, ठीक है। अब रेशो हम निकाल लें, तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए h अपॉन अंडर रूट 2me, और फोटोन के लिए इन्वर्ट होकर आएगा E अपॉन एच सी। सो यहां H से एक H कैंसिल हो गया, ठीक है। E से देखो ये रूट E है, ये वाला है रूट E, तो E से कैंसिल हो जाएगा रूट E टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन सी अंडर रूट E अपॉन 2m, ठीक है। ए वाला ऑप्शन बन गया। सेकेंड, लैम्डा पी इक्वल टू एच सी अपॉन ई, फर्स्ट इक्वेशन था, और लैम्डा ई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2me, ये सेकेंड इक्वेशन है। एक कंफ्यूजन फिर यहां बनता है, देखिए मैं स्क्वायर क्यों करूं, या फिर मैं पी का स्क्वायर कर लूं, क्योंकि भाई ई तो मैं मान रहा हूं ना कांस्टेंट। जी नहीं, ई कांस्टेंट नहीं, ई क्या है? सेम है। फोटोन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या दी है? सेम दी है, कांस्टेंट नहीं है। सेम और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है समझिए। जैसे एच की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, किसी में भी फिक्स होगी, चेंज ही नहीं होगी, है ना? मगर अब ई जो है वो दोनों की सेम है, तो मैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों की बराबर कर सकता हूं। इसकी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी भी 10, इसकी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी भी 20 इलेक्ट्रॉन, सेम हो गई। 30 दोनों की सेम हो गई। तो इसका मतलब ये तो वेरी कर रही है ना, वैल्यू क्या कर रही है? वेरी कर रही है। सेम तो है मगर कांस्टेंट नहीं, वेरी कर सकती है। तो जब भी वेरिएबल वैल्यू होती है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? डिलीट, तभी हम प्रोपोर्शनल साइन ला पाएंगे कांस्टेंट में, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो यानी मुझे ये ई हटाना है, इसलिए यहां मैंने क्या कर दिया है? स्क्वायर। अब डिवाइड करूंगा तो लैम्डा फोटोन अपॉन लैम्डा ई स्क्वायर, एच सी अपॉन ई इंटू 2me अपॉन एच स्क्वायर हो गया। यहां देखिए ई कैंसिल हो गया, एच से एक एच कैंसिल हो गया, और ये आ गया हमारे पास 2mc अपॉन एच। अब देखिए 2 कांस्टेंट होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट कांस्टेंट है। तो ये तो ओवरऑल सारी वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट। तो ये पूरी वैल्यू ही कांस्टेंट है। अब आप कांस्टेंट इसे कह सकते हैं। तो फिर मैं लिख सकता हूं, कांस्टेंट हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा, तो लैम्डा पी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ई स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन एक बार यहां तक का पार्ट आ चुका, एक बार ये पार्ट आ चुका, तो हमने दोनों को एक साथ समझाने के लिए कंबाइन कर दिया है क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन इसमें? एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, वो हम असाइनमेंट रख लेंगे। क्योंकि वो भी पार्टिकल
और फोटोन से रिलेटेड है, तो मतलब इससे थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, ठीक है ना। और वो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। तो यानी अपन क्या कर रहे हैं कि क्रॉप, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आपके रेस, इन सब में मॉड्यूल में जो जो भी एक एक वेराइटी वाइज क्वेश्चन सारे वो कवर कर रहे हैं ना। तो लिखिए क्वेश्चन, if de Broglie wavelength of electron is twice of wavelength of photon, is twice of wavelength of photon, speed of electron is c by 100. Speed of electron is c by 100. Here c is speed of light. Find out ratio of kinetic energy. Find out ratio of kinetic energy of electron to energy of photon. Ratio of kinetic energy of electron to energy of photon. फोटोन की कोई काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, फोटोन की केवल क्या होती है, एनर्जी, ठीक है ना। तो ये करेंगे आप अगले टर्न पर फिर। अच्छा, एक्सरसाइज फर्स्ट और एक्सरसाइज सेकंड, ये दोनों तो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। सो एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड, इनमें 2-3 क्वेश्चन की आएगी प्रॉब्लम, क्योंकि अभी अपना थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा हुआ पार्ट है, वो अपन करा देंगे। तो नेक्स्ट टर्न पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका और न्यूक्लियर स्टार्ट कर देंगे, है ना। क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अपन पूरे टाइप ऑफ क्वेश्चन करा देंगे, तो आपको क्या होगा, नोट्स रिवाइज करने में, ये तो आपको रिवाइज करने और इसके अलावा फिर जितनी प्रैक्टिस करें वो अच्छी रहेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों। मॉर्निंग में टाइमिंग डाउट टाइम रहेगा 10 से 10:30, और अभी भी आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से।